नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 30 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। 16 लाख बच्चों को खिलाई एल्बेंडाजोल, आंगनबाड़ी केंद्रों समेत स्कूलों में चलाया डीवर्मिंग अभियान। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने बुधवार को प्रदेश भर में डीवर्मिंग अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं शिक्षण संस्थानों में एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई गई। प्रदेश भर के करीब 16 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई। बुधवार सुबह से लेकर शाम तक यह अभियान चला है और कोई बच्चा छूट जाता है तो उसके लिए 5 दिसंबर को मॉक अप राउंड के तहत घरों में ही दवा खिलाई जाएगी। 1 से 18 वर्ष के आयु वाले बच्चों को यह दवा खिलाई गई है, जबकि इस अभियान के साथ 1 से 5 साल के बच्चों को विटामिन ए की खुराक भी पिलाई गई है। 2015 से एल्बेंडाजोल दवा खिलाने का अभियान शुरू किया गया है और वर्ष में 2 बार 6 माह के अंतराल में इसे खिलाया जाता है। इसके लिए जिलावार टारगेट निर्धारित होता है, जिसके लिए जिलाधीश एजुकेशन, WCT व हेल्थ विभाग के साथ बैठक करते हैं और इस कार्यक्रम के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में मिट्टी से बच्चों में कीड़े जाने के मामले मात्र 1% है और भारत में हिमाचल टॉप 5 में शुमार है, जहां पर मिट्टी से कीड़े पेट में जाने के मामले बहुत कम है। शरीर में खून की कमी दूर होती है। बच्चों का सही पोषण होता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि अच्छी तरह होती है, उनका वजन बढ़ता है। अच्छा मानसिक और शारीरिक विकास होता है। बच्चे की सुस्ती दूर होती है। कई अन्य रोगों से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बच्चे की मेमोरी बढ़ती है और वह स्कूल में सक्रिय रहता है। फिजिकल ग्रोथ रोकते हैं पेट के कीड़े। बच्चों के पेट में कीड़े होने से उनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। शारीरिक कमजोरी, शरीर में खून की कमी, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। वे कुपोषण के शिकार होने लगते हैं। इसका उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एल्बेंडाजोल की गोली खाने से बच्चों को कीड़ों के साथ खून की कमी से भी छुटकारा मिलेगा। उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी तरह होगा। बड़े बच्चे यह गोली चबाकर खा सकते हैं, जबकि छोटे बच्चों को पानी के साथ दी जाएगी। अब BNC काइन पर ठगे 3 करोड़ शातिरों ने पैसा डबल करने का लालच देकर लोगों से करवाया निवेश। 2500 करोड़ के क्रिप्टो और 210 करोड़ के फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले के बाद अब BNC क्वाइन और लाइव एथेरियम ETH-V2 वॉलेट ऐप के नाम पर हिमाचल प्रदेश में करोड़ों की ठगी उजागर हुई है। मंडी जिला में इसके जरिए 300 से अधिक लोग ठगे गए हैं। नाचन हलके के भ्याटा की रहने वाली एक निवेशक व एक अन्य निवेशक ने पुलिस अधीक्षक मंडी से इसकी शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इस संबंध में एक शिकायत बहुत पहले दी जा चुकी है, लेकिन उस पर सदर थाना मंडी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपित ने निवेशकों को 11 माह में पैसा दोगुना करने का झांसा दिया था। झांसे में आकर करीब 300 लोगों ने BNC काइन व लाइव एथेरियम में निवेश कर दिया। कई निवेशक को 2 साल में 1 फूटी कौड़ी भी वापस नहीं मिली है। शिकायतकर्ता चंचला देवी ने बताया कि नागचला में नांदली का बरकत अली उसके संपर्क में आया।
उसने बताया था कि वह क्रिप्टो करेंसी, बीएनसी कॉइन व ग्रोसरी का काम करता था। किराए के मकान से वह जूम मीटिंग और व्हाट्सएप पर संपर्क कर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित करता था। चंचला देवी भी उसके झांसे में आ गई और 9.5 लाख रुपए का निवेश खुद व दूसरों से करवाया। जनवरी 2021 से 14 अप्रैल 2022 तक लोगों से बीएनसी कॉइन में निवेश करवाया गया। उधर आरोपी बरकत अली का कहना है कि निवेश करने वालों का पैसा मैंने भूमि बेचकर वापस किया है। मैं पूरी तरह निर्दोष हूं और मुझे भी इस मामले में फंसाया गया है। एसपी मंडी सौम्या सामशिवन का कहना है कि मामले की सत्यता जानने का प्रयास किया जा रहा है। निवेशकों से रिकॉर्ड मांगा गया है। बीएनसी कॉइन में न्यूनतम निवेश करने की सीमा 7,500 रुपए थी। अधिकतम राशि 20 लाख रुपए थी। बरकत अली के साथ दिल्ली के सरिता विहार का रेहान अली, आसिफ, रहमान व रजिया के नाम भी शिकायतकर्ताओं ने दिए हैं। इनका कहना है कि सारे निवेश की जिम्मेदारी आरोपी खुद लेता था। सिलक्यारा में प्लान बी का हिस्सा थे हमीरपुर के विनोद। मजदूरों को निकालने के लिए गई थी यह टीम। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग निर्माण में लगे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। पिछले 17 दिनों से मजदूरों के परिवारों समेत पूरा देश जहां मजदूरों के कुशल बाहर आने की कामना कर रहा था, वहीं अब उनके बाहर आने पर रेस्क्यू टीम को हर तरफ से खूब शाबाशियां मिल रही हैं। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद विभिन्न एजेंसियों ने मजदूरों को निकालने के लिए अलग अलग प्लान तैयार किए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड जो टनल को बना रही थी, उसके द्वारा बनाए प्लान ए में 6 सदस्यीय रैट माइनर्स की टीम इन मजदूरों को बाहर निकालने में कामयाब हुई है। सरकार की ओर से गठित एसजेवीएनएल की 7 सदस्यीय जिस टीम ने प्लान बी बनाया था, वह टीम एसजेवीएनएल रामपुर बुशहर, हिमाचल प्रदेश की थी। यहां से 7 सदस्यीय टीम भी मजदूरों को निकालने के लिए भेजी गई थी। इनमें 2 इंजीनियर जिला कांगड़ा से, 1 मंडी से और 1 जिला हमीरपुर से विनोद कुमार भी शामिल रहे, जबकि 3 बाहरी राज्यों से थे। 12 नवंबर को मजदूरों के फंसने के घटनाक्रम के बाद 16 नवंबर को एसजेवीएनएल की ओर से भेजी यह टीम सिलक्यारा पहुंची थी। रेस्क्यू के लिए इस टीम को प्लान बी के रूप में रखा गया था। बताते हैं 25 नवंबर को इस टीम को टास्क मिला और इन्होंने एक विशेष तरह का वर्टिकल होल बनाना शुरू किया जो कि 86 मीटर की लंबाई के बाद मजदूरों तक पहुंचना था। 26 नवंबर को प्लान बी के तहत यह 7 सदस्यीय टीम टास्क में जुट गई और करीब 44 घंटे में 44 मीटर तक होल कर दिया था, जिसमें लेटकर जाया जा सकता था। अब 42 मीटर इन्हें और आगे जाना था, लेकिन मंगलवार को जैसे ही प्लान ए के तहत जुटी रैट माइनर्स की टीम ने पहले मजदूर को बाहर निकाल लिया, उसके बाद इस टीम का काम रोका गया। प्लान बी की एसजेवीएनएल की टीम की भी हर तरफ सराहना हो रही है। पिता पीडब्ल्यूडी में थे बेलदार। साधारण परिवार से जन्मे 38 वर्षीय विनोद कुमार हमीरपुर जिला के अमनेहड़ घोरंज के रहने वाले हैं। वर्तमान में वह एसजेवीएनएल रामपुर बुशहर में सीनियर मैनेजर सिविल के रूप में कार्यरत है। जमा 2 तक की शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल ताल में हुई और उसके बाद 2008 में एनआईटी हमीरपुर से सिविल इंजीनियरिंग की। उसके बाद से वे एसजेवीएनएल में सेवारत है। पिता पीडब्ल्यूडी में बेलदार थे, जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। डांड में बनेगा मेजर सोमनाथ शर्मा का स्मारक, सांसद कपूर बोले, याद में वन विहार भी होगा स्थापित।
देश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता वीरभूमि हिमाचल प्रदेश के शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर स्मारक का निर्माण किया जाएगा। मेजर सोमनाथ शर्मा के पैतृक गांव डाढ़ पालमपुर में उनके नाम पर स्मारक के साथ वन विहार भी स्थापित किया जाएगा। सांसद किशन कपूर ने कहा कि इसके लिए उन्होंने 50 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। शहीद के नाम पर स्मारक और वन विहार की स्थापना वन विभाग के तत्वावधान में की जाएगी। बुधवार को धर्मशाला में प्रेस वार्ता में सांसद किशन कपूर ने आशा व्यक्त की कि वन विभाग के तत्वावधान में जब यह परियोजना तैयार हो जाएगी तो जिला कांगड़ा में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। श्री कपूर ने हैरानी जताते हुए कहा कि मेजर सोमनाथ शर्मा के पैतृक गांव डाढ़ में उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए इतने वर्षों में कुछ भी नहीं किया गया। इस चूक के लिए इतिहास शायद ही वर्तमान पीढ़ी को माफ करे। सांसद किशन कपूर ने कहा कि देश के दो महान सपूतों मेजर सोमनाथ शर्मा और महमूद मकबूल शेरवानी ने श्रीनगर एयरपोर्ट को कबायलियों से न बचाया होता तो आज कश्मीर भारत का मुकुट न होता। श्री कपूर ने कहा कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों का रूप बदलकर कश्मीर पर हमला किया। महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत सरकार से मदद के आग्रह पर कुमाऊं बटालियन का एक दस्ता मेजर सोमनाथ के नेतृत्व में श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाने के लिए भेजा गया। एक तरफ दुश्मन के हजारों सैनिक थे, दूसरी ओर भारत के 50 बहादुर सैनिक। जीत भारत की हुई, लेकिन 3 नवंबर 1947 की रात कबायलियों को रोकने की कोशिश में मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हो गए। ड्रग्स के विरुद्ध लड़ाई बने जन आंदोलन। विक्रमादित्य सिंह बोले, नशा तस्करों पर सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी। ड्रग्स के विरुद्ध लड़ाई केवल सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, अपितु पूरे समाज को इसके विरुद्ध खड़ा होने की आवश्यकता है। नशे के खिलाफ लड़ाई एक जन आंदोलन बने, इसके लिए सभी को अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ये शब्द युवा सेवाएं व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नूरपुर में रन अगेंस्ट ड्रग्स मैराथन में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए कहे। नूरपुर में हुई इस मैराथन में कुल 270 युवाओं ने भाग लिया, जिसमें 215 पुरुष और 55 महिला प्रतिभागियों ने ड्रग्स के विरुद्ध दौड़ लगाई। खेल मंत्री ने कहा कि नूरपुर और पास के क्षेत्रों में आज यह ड्रग्स रूपी दुश्मन बुरी तरह घुसपैठ कर चुका है। इसके विरुद्ध विजय हासिल करने के लिए हमें नशा तस्करों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। उन्होंने स्थानीय लोगों और युवाओं से आह्वान किया कि अपने क्षेत्र से ड्रग्स की कुरीति मिटाने के लिए सभी लोग सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नूरपुर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट नशा मुक्ति केंद्र की सख्त जरूरत आज महसूस हो रही। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष इस विषय को पूरी गंभीरता से रखेंगे और नूरपुर में एक अत्याधुनिक नशा मुक्ति केंद्र के निर्माण के लिए प्रयास करेंगे। वहीं मैराथन में भाग लेने वाले युवाओं में महिला वर्ग में रवीना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नीतिका चौधरी और अंजू ने द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल किया। पुरुष वर्ग में विक्रम सिंह पहले, अंकित चौधरी दूसरे और तुषार चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। प्रतिभागियों को इनामी राशि और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। तैनात होंगे 40 कोच। खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को इंडोर स्टेडियम नूरपुर में निर्माणाधीन एथलेटिक ट्रैक का निरीक्षण किया। मंत्री ने इंडोर स्टेडियम नूरपुर में जिम के निर्माण के लिए 4 लाख रुपए स्वीकृत करने की बात कही। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रदेश भर में 40 नए कोच भर्ती किए जाएंगे। आज और कल मौसम खराब, बारिश बर्फबारी के आसार। 2 दिसंबर से खिलेगी धूप।
हिमाचल में गुरुवार को बारिश बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मध्यम एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली कड़कने के साथ बारिश बर्फबारी की आशंका जताई है। वहीं निचले क्षेत्रों में मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान है। 1 दिसंबर यानी शुक्रवार को भी प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। हालांकि इस दिन भारी बारिश बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। 2 दिसंबर से प्रदेश में मौसम फिर से खुल जाएगा। इसके बाद 4 दिसंबर तक प्रदेश में बारिश बर्फबारी की कोई आशंका नहीं है। प्रदेश के सभी जिलों में चटक धूप खिली रहेगी। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी मौसम मिला जुला रहा। कभी धूप खिली रही तो कभी बादल छाए रहे। बीते दिनों प्रदेश की ऊंची चोटियों में हुई बर्फबारी के बाद प्रदेश के कई क्षेत्रों के तापमान में गिरावट आ गई है। मां चिंतपूर्णी के दरबार चढ़ाया 35 किलो चांदी का छत्र, दिल्ली के भक्त देवेंद्र भल्ला ने किया दान। विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में रोजाना हजारों श्रद्धालु नतमस्तक होते हैं। इस दौरान श्रद्धालु मां के दरबार में नकदी, सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं दान करते हैं। बुधवार को देश की राजधानी दिल्ली से आए श्रद्धालु देवेंद्र भल्ला ने 35 किलोग्राम चांदी का छत्र मां चिंतपूर्णी के दरबार में अर्पित किया। जब इस बारे में उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि मां के दरबार में कोई मनोकामना की गई थी जो कि पूर्ण हो गई। इसके बाद मां के दरबार में चांदी का छत्र अर्पित किया। बताते चले बाजार में छत्र की कीमत 30 से 35 लाख के बीच में बताई जा रही है। प्राइमरी स्कूलों का कंट्रोल प्रिंसिपल को मॉर्निंग असेंबली (SMC) मिड डे मील अब कॉमन। हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र में बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हो गया है। राज्य सरकार से मिली अनुमति के बाद शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने सरकारी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से क्लस्टर सिस्टम को लागू कर दिया है। बुधवार को इस बारे में विस्तृत गाइडलाइन जारी हो गई। विंटर क्लोजिंग स्कूलों की छुट्टियों से पहले इस गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था बनाने के निर्देश सरकार ने दिए हैं और इसके लिए प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग के निदेशकों को जिम्मेदार बनाया गया है। अब 300 से 500 मीटर के दायरे में चलने वाले प्राइमरी स्कूल का क्लस्टर हेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल या हाई स्कूल के हेड मास्टर होंगे। सरकार का फोकस रिसोर्स शेयर करने पर है। इन स्कूलों को आपस में बैठने के कमरे, ICT लैब, खेल मैदान और यहां तक कि जरूरत पड़ने पर टीचर भी शेयर करने होंगे। शिक्षकों के लिए अभी रिपोर्टिंग वर्तमान व्यवस्था के तहत ही रहेगी, लेकिन ओवरऑल सुपरविजन प्रिंसिपल या हेड मास्टर का ही होगा। गाइडलाइन कहती है कि सभी 1984 सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने नजदीक के प्राइमरी स्कूल को अपने क्लस्टर में लेंगे। इसी तरह से सभी 960 हाई स्कूल और सभी 1850 मिडिल स्कूल साथ लगते प्राइमरी स्कूल को अपने क्लस्टर में लेंगे। इसके लिए स्टैंड अलोन प्राइमरी स्कूल की सूरत में दूरी को 300 से 500 मीटर रखा गया है। क्लस्टर स्कूल को मॉडल कंपोजिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा। क्लस्टर कमेटी बनाई जाएगी और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMC भी कॉमन होगी। मॉर्निंग असेंबली भी एक ही करने के निर्देश हैं, जबकि 300 मीटर के दायरे में मिड डे मील भी कॉमन प्लेस पर ही बनेगा। पहले प्राइमरी और हाई स्कूल का खाना अलग अलग बनता था। ग्रेजुएट JBT पढ़ाएंगे TGT की जगह। स्कूल क्लस्टर में यदि टीचर कम होंगे तो बड़ी कक्षाओं के शिक्षक प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाएंगे और यदि TGT PGT नहीं होंगे तो ग्रेजुएट JBT हाई या सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ाएंगे।
इस सिस्टम को लागू करने के लिए संबंधित जिला के एलिमेंट्री और हायर के डिप्टी डायरेक्टर एक हफ्ते के अंदर बैठक करेंगे और लोकल मसलों को निपटाएंगे। प्रारंभिक और हायर एजुकेशन के डायरेक्टर हर महीने स्कूलों के साथ बैठक कर नए सिस्टम को मॉनिटर करेंगे। सभी क्लस्टर स्कूलों को अपना क्लस्टर शेयरिंग प्लान निदेशालय से शेयर करना होगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी क्लस्टर स्कूल डेवलपमेंट प्लान अलग से बनाएगी। क्लस्टर स्कूल बनाने का मुख्य उद्देश्य संसाधनों को शेयर करना है ताकि इनका बेहतर इस्तेमाल हो सके। इसका मकसद एक्स्ट्रा कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाना नहीं है। इस सिस्टम में अच्छा काम करने वाले स्कूलों को हर 3 महीने में इनाम दिया जाएगा और स्टेट अवार्ड अलग से मिलेंगे। शिक्षकों को इस पहल का समर्थन करना चाहिए। रोहित ठाकुर, शिक्षा मंत्री, हिमाचल सरकार। अंतिम सफर पर निकला सुंदरनगर का जवान, न्यूल गांव में सैकड़ों लोगों ने दी विदाई। केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल में झारखंड के सीलन गुमला बटालियन में तैनात सुंदरनगर उपमंडल के जयदेवी पंचायत के न्यूल गांव के 38 वर्षीय हवलदार संजय कुमार द्वारा ड्यूटी पर 27 नवंबर को अपनी बंदूक से गोली मार आत्महत्या करने उपरांत उनकी पार्थिव देह बुधवार सुबह उनके पैतृक गांव पहुंचा। घर में चीखों पुकार मच गया और उपस्थित हर एक व्यक्ति की आंख नम हो उठी। सीआरपीएफ जवानों ने जवान को श्रद्धांजलि दी। हिंदू रीति रिवाज के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। चूरधार चोटी पर पहली बार हुई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, शिमला से 12 मिनट में तय हुआ सफर। दक्षिण हिमाचल सहित पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीक भगवान शिरगुल जी महाराज की तपोस्थली चूरधार चोटी पर पहली बार हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है। कुछ वर्ष पहले हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया गया था, लेकिन लैंडिंग नहीं हुई थी। शिमला प्रशासन की कोशिश पर ये ट्रायल सफल रहा है। शिमला हेलीपोर्ट से उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर चूरधार चोटी के कालाबाग में करीब 12 से 15 मिनट में लैंड हो गया। कांग्रेस के संगठन मंत्री रजनीश खिमटा ने एक निजी कंपनी का चॉपर हायर किया था। शिमला से चूरधार की उड़ान में उपायुक्त आदित्य नेगी, चौपाल के एसडीएम नारायण सिंह चौहान, कांग्रेस के संगठन महामंत्री रजनीश खिमटा व डीएफओ भी शामिल थे। 6 सीटर चॉपर का ट्रायल सफल हुआ है। ट्रायल के सफल होने के बाद प्रशासन जल्द ही श्रद्धालुओं के लिए भी चॉपर सुविधा उपलब्ध करवाने की तैयारी में जुट सकता है। इसके लिए 2 बिंदुओं पर कार्य हो रहा है। पहला प्रयास ये है कि 6 सीटर 2 चॉपर को लैंड करने की व्यवस्था हो। दूसरी कोशिश ये है कि बड़े हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। चूरधार चोटी तक पहुंचने के लिए 2 मुख्य पैदल रास्ते हैं। सिरमौर के नौहराधार से करीब 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई से चूरधार पहुंचा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ चौपाल के सराह से भी 8 से 10 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। सराह से पुलबाहल तक सड़क के निर्माण से पैदल दूरी काफी घट भी गई है। तकरीबन 11 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर भगवान शिरगुल के प्राचीन मंदिर को जीर्णोद्धार के बाद नया स्वरूप प्रदान करने का कार्य भी पूरा हो चुका है। इसी बीच चौपाल के एसडीएम नारायण सिंह चौहान ने शिमला से चूरधार के टेक ऑफ व लैंडिंग के सफल ट्रायल की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त शिमला भी चोटी पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे के आसपास टेक ऑफ किया गया था। मंदिर में करीब 2 घंटे बिताने के बाद प्रशासन वापस शिमला लौटा था। उन्होंने कहा कि जल्द ही ये सुविधा श्रद्धालुओं के लिए भी शुरू करने की कवायद तेज कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले सीजन से श्रद्धालुओं को हवाई यात्रा रियायती दरों पर उपलब्ध हो जाएंगी। नगर निगम मेयर चुनाव, एमएलए को वोटिंग राइट देने पर हिमाचल सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस। प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों में विधायकों के वोटिंग राइट को चुनौती देने वाली पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। प्रार्थी ने नगर निगमों में विधायक को मिले वोट के अधिकार के खिलाफ याचिका दायर की है। प्रार्थी ने आवेदन के माध्यम से मामले में फैसला आने तक अंतरिम राहत के तौर पर विधायकों के वोटिंग राइट पर रोक लगाने संबंधी आदेशों की मांग भी की है। कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए सरकार से प्रार्थी के इस आवेदन पर भी जवाब तलब किया। जिला सोलन निवासी शैलेंद्र गुप्ता ने सरकार के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें स्थानीय विधायक को मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव का अधिकार दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार के इस आदेश से मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव प्रभावित होंगे। प्रार्थी का कहना है कि सरकार की ओर से डीसी मंडी को भेजे गए आदेश में पहले विधायक को वोट का अधिकार नहीं था। डीसी मंडी व डीसी सोलन ने 13 अक्टूबर को विधायक की वोट को लेकर क्लैरिफिकेशन मांगी थी, जिसके जवाब में 21 अक्टूबर को सरकार ने डीसी मंडी को भेजे पत्र में स्पष्ट किया था कि नगर निगम के मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव में विधायक को वोट का अधिकार नहीं है। इसके बाद अचानक सरकार ने 23 नवंबर को जारी आदेश में विधायक को वोट का अधिकार दे दिया। सरकार ने यह फैसला उस समय लिया जब 24 नवंबर को पालमपुर व 25 नवंबर को मंडी नगर निगम में मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनावों को प्रभावित करने के लिए ऐन मौके पर जनविरोधी फैसला लिया। प्रार्थी ने मुख्य सचिव सहित शहरी विभाग सचिव व निदेशक को प्रतिवादी बनाया है। कोर्ट ने इन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। मामले पर 18 मार्च को सुनवाई निर्धारित की गई है। हाई कोर्ट ने क्यों पूछा, शिक्षा सचिव और निदेशक को क्यों न जेल भेज दिया जाए? शिमला प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने आदेशों की अक्षरशः अनुपालना न होने पर शिक्षा सचिव और एलिमेंट्री शिक्षा निदेशक से पूछा है कि क्यों न उन्हें जेल भेज दिया जाए। कोर्ट ने इन दोनों अधिकारियों से 1 सप्ताह के भीतर इस बारे स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर ये प्रतिवादी अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाए तो यह समझा जाएगा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं कहना है। इसलिए मामले की अगली सुनवाई के दिन जेल जाने के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की गई है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रार्थी कुलदीप चंद द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट की ओर से उसके पक्ष में सुनाए गए निर्णय को लागू करने के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पाया कि 24 अप्रैल 2014 को खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय सुनाया था। प्रार्थी ने उसकी सेवाएं 95% ग्रांट इन एड नीति के तहत बतौर नियमित अध्यापक ओवरटेक किए जाने की मांग की थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को आदेश दिए थे कि वह ओम प्रकाश बनाम राज्य सरकार वाले मामले में दिए आदेशों के दृष्टिगत प्रार्थी के मामले में भी निर्णय ले। ओम प्रकाश मामले में कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि वह प्रार्थी ओम प्रकाश को तब से नियमित नियुक्ति प्रदान करे जब से सरकार ने उसके कॉलेज को 95% ग्रांट इन एड नीति के तहत अधिगृहित किया था। सरकार ने उपरोक्त ओम प्रकाश मामले को खंडपीठ के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी थी, परंतु विफल रही।
यह फैसला प्रार्थी के मामले में भी लागू होना था, इसलिए उसने 24 अप्रैल 2014 के फैसले को लागू करने के लिए अनुपालना याचिका दायर की थी। प्रतिवादियों को उपयुक्त समय देने के बावजूद आदेशों की अनुपालना नहीं की गई। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे आईपीएस अतुल वर्मा केंद्र सरकार में सीसीआई में डीजीपी के पद पर थे तैनात। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अतुल वर्मा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस हिमाचल प्रदेश लौट आए हैं। आईपीएस अधिकारी अतुल वर्मा हिमाचल कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अतुल वर्मा केंद्र सरकार में डीजीपी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पद पर तैनात थे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार स्टेट सीआईडी या फिर पुलिस विभाग के अन्य सीनियर अधिकारी के पद पर तैनाती दे सकती है। अतुल वर्मा मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं। डीजीपी संजय कुंडू 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से 1 माह में 2 आईपीएस अधिकारी हिमाचल वापस लौटे हैं। संजीव रंजन ओझा 89 बैच के आईपीएस अधिकारी जो 31 मई 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। इसके अलावा अब अतुल वर्मा 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी जो 31 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। दोनों पुलिस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के बाद अब हिमाचल में वापस लौट आए हैं। प्रदेश सरकार ने 89 बैच के आईपीएस अधिकारी संजीव रंजन ओझा को डीजीपी जेल के पद पर तैनाती दी है। अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौट आईपीएस अधिकारी अतुल वर्मा को प्रदेश सरकार किसी बड़े पद पर नियुक्ति दे सकती है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने के बाद आईपीएस अतुल वर्मा ने पुलिस मुख्यालय शिमला में ज्वाइनिंग दे दी है। बताया जा रहा है कि डीजीपी संजय कुंडू की सेवानिवृत्त होने के बाद आईपीएस अधिकारी संजीव रंजन ओझा, 91 बैच के आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी, 92 बैच के आईपीएस अधिकारी अतुल वर्मा में से किसी एक अधिकारी डीजीपी के पद पर तैनात किया जा सकता है। राजस्व मंत्री सलाहकार समिति के अध्यक्ष नाथपा झाकड़ी बसपा प्रोजेक्ट प्रभावितों के लिए कमेटी तय। राज्य सरकार ने नाथपा झाकड़ी और बसपा परियोजना प्रभावितों के लिए पुनर्वास सलाहकार समिति का गठन किया है। यह समिति राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में गठित की गई है। इस समिति में 14 सरकारी और 21 गैर सरकारी सदस्यों समेत एक सदस्य सचिव की तैनाती की गई है। राजस्व विभाग के अधीनस्थ सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति के सदस्यों में रामपुर के विधायक नंदलाल, आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, राजस्व प्रधान सचिव, पीडब्ल्यूडी प्रधान सचिव, जल शक्ति सचिव, ऊर्जा, बिजली बोर्ड के चेयरमैन, मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी दक्षिण और उत्तरी जोन पीडब्ल्यूडी और बिजली बोर्ड के रामपुर और भावानगर के अधिशासी अभियंता सरकारी सदस्य के तौर पर समिति में शामिल रहेंगे। जबकि गैर सरकारी सदस्यों में झाकड़ी से विशाल मेहरा, हरिदास राठौर, सतीश शर्मा, सिंगला से विमला शर्मा, रामपुर से डीडी कश्यप, जूरी रामपुर से सोहन लाल वर्मा, रमेश सोनी, रत्नपुर से मीना खन्ना, निचार की सुंगरा पंचायत के प्रधान राकेश कुमार, पौंडा पंचायत प्रधान अमिताभ नेगी, तरांडा पंचायत के उप प्रधान गोविंद सिंह, तरांडा की पूर्व प्रधान रीता देवी, नाथपा के पूर्व प्रधान जयराम, पानवी के पूर्व प्रधान रोशन नेगी, निगानी से मनोज नेगी, कंगोस से विनोद नेगी, बाड़ी से देवेंद्र सिंह, कमरू से पीताम्बर दास, रघुवीर, सांगला से सचिन नेगी और शशिकांत को सदस्य चुना गया है।
राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि गैर सरकारी सदस्य मीटिंग के दौरान टीए और डीए के हकदार होंगे। संयुक्त सचिव या अधीनस्थ सचिव गैर सरकारी सदस्यों की तरफ से भेजे जाने वाले टीएडीए को जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। प्रदेश के शक्तिपीठों में बढ़ाई सुरक्षा, शटरों में खालिस्तानी नारे लिखने पर पुलिस अलर्ट, शिकंजा कसा। हिमाचल प्रदेश में खालिस्तानी की घटनाओं और खालिस्तानी नारों की घटनाओं के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है। डीजीपी संजय कुंडू ने सभी जिलों के एसपी को अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने और भीड़ वाले स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। पुलिस अधिकारियों को विशेष सुरक्षा इकाइयों और त्वरित प्रतिक्रिया दल को तैयार रखने को कहा है। स्थिति को देखते हुए हाई अलर्ट और सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के ऊना जिला में माता चिंतपूर्णी मंदिर के पास दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखे मिले हैं। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह दीवारों पर उकेरी गई बातें दिखाते हुए कह रहा है कि 1984 के सिख दंगों में कथित रूप से शामिल कांग्रेस नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। ऊना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस वीडियो क्लिप का भी विश्लेषण कर रही है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में 2 संदिग्धों की पहचान की गई है। गौर हो कि इससे पहले धर्मशाला में तपोवन स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के भवन के मुख्य गेट और दीवार पर देश विरोधी तत्वों ने खालिस्तान के झंडे लगा दिए थे। विधानसभा की दीवार पर पेंट से भी खालिस्तान लिख दिया था। खुफिया एजेंसियां अलर्ट। चिंतपूर्णी में खालिस्तान नारों की घटना के बाद खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्टेट सीआईडी भी जांच में जुट गई है। होटलों में कड़ी निगरानी। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि चिंतपूर्णी में खालिस्तान जिंदाबाद के नारों के मामले में स्टेट सीआईडी और ऊना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सभी एसपी को अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने और संभावित ठिकाने जैसे होटल और सराय आदि पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा कि शक्तिपीठों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दशकों का इंतजार खत्म, यहां बसाए जाएंगे भाखड़ा बांध विस्थापित, 14.4 बीघा जमीन का चयन। बिलासपुर के भाखड़ा विस्थापितों का प्लॉटों के लिए दशकों का इंतजार अब शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। जिला प्रशासन ने प्लॉटों से अब तक वंचित रहे 270 विस्थापितों को बसाने को लेकर प्रशासन ने कवायद आरंभ कर दी है। पहले चरण में श्रीनयना देवी उपमंडल से ताल्लुक रखने वाले 36 विस्थापितों को पंजाब राज्य की सीमा से सटे इंडस्ट्रियल एरिया ग्वालथाई के समीप समतैहण में बसाने की तैयारी प्रशासन की ओर से की जा रही है। इसके लिए 14.4 बीघा जमीन का चयन किया गया है। चिन्हित जमीन पंचायती राज विभाग की है, जिसे राजस्व विभाग के नाम स्थानांतरित किया जाएगा। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक विस्थापितों के पुनर्वास को अपनी प्राथमिकता में शामिल करते हुए इस योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। चरणबद्ध तरीके से विस्थापित बसाए जाएंगे। हिमाचल की सियासत को बड़ा झटका, नहीं रहे चंबा सदर के पूर्व विधायक बालकृष्ण चौहान। चंबा सदर के पूर्व विधायक एवं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बालकृष्ण चौहान का बुधवार सवेरे निधन हो गया। बालकृष्ण चौहान ने दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह अपने पीछे पत्नी और एक बेटा व बेटी छोड़ गए हैं। बालकृष्ण चौहान का अंतिम संस्कार गुरुवार को पैतृक गांव कुंडी में होगा।
बिहार कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बालकृष्ण चौहान ने सरकारी सेवा के बाद वर्ष 2003 में सक्रिय राजनीति में पदार्पण किया था। उन्होंने वर्ष 2003 में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। पहले चुनाव में हार का सामना करने के बाद बालकृष्ण चौहान ने आगामी 2 चुनावों में शानदार जीत दर्ज करते हुए वर्ष 2007 से लेकर 2017 तक लगातार चंबा सदर हलके का प्रतिनिधित्व किया। उधर पूर्व विधायक बालकृष्ण चौहान के निधन पर चुराह के विधायक हंसराज, डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर, भरमौर पांगी के विधायक डॉक्टर जनकराज, पूर्व विधायक पवन नैयर, जिला भाजपा अध्यक्ष धीरज नरियाल व प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य जसवीर नागपाल ने गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं प्राप्त करने के साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की है। टनल में बगैर ऑक्सीजन के बिताने पड़े 36 घंटे, पानी पीकर भरा पेट, विशाल ने साझा किए अनुभव। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसने के बाद बाहर निकले 41 मजदूर अब अपने अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की बलह घाटी के बंगोट गांव के विशाल ने भी टनल के अंदर बिताए 17 दिनों की कहानी को अपनी जुबानी बयां की। विशाल ने बताया कि जब हादसा हुआ तो उसके 36 घंटों तक उन्हें टनल के अंदर मौजूद ऑक्सीजन से ही गुजारा करना पड़ा और पानी पीकर ही पेट भरना पड़ा। जब अंदर घुटन होने लगी तो टनल से पानी की निकासी के लिए जो पाइपें बिछाई गई थी उन्हें खोला गया और वहां से ऑक्सीजन ली गई। यह 2 पाइपें थी जिसमें एक 4 इंच की और दूसरी 3 इंच की थी। इन्हीं पाइपों के सहारे 36 घंटों बाद बाहर के लोगों से संपर्क हो पाया और इन्हीं से ड्राई फ्रूट और खाने का अन्य सामान प्राप्त हुआ। कोई 12 दिनों तक इन्हीं के सहारे पेट भरा और उसके बाद जब 6 इंच का पाइप अंदर पहुंचा तब जाकर खाना नसीब हुआ। विशाल ने बताया कि एक तरह से सभी ने मौत को करीब से देखा क्योंकि 36 घंटों तक किसी से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। विशाल ने बताया कि हादसे के बाद सभी लोग एक परिवार की तरह एकजुट हो गए और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते गए। टनल के अंदर 2 किमी का एरिया था जहां पर टहलते थे और समय व्यतीत करते थे। समय बिताने के लिए कभी कागज के पत्ते बनाए तो कभी मिट्टी के खिलौने बनाकर समय व्यतीत किया। अंदर लाइट की व्यवस्था थी और शौच के लिए दूर जाते थे। ओढ़ने के लिए टनल में इस्तेमाल होने वाले कंबलनुमा कपड़े का इस्तेमाल किया जो वहां पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। विशाल के मुताबिक बाहरी लोगों के साथ संपर्क होने के बाद हौसला बढ़ गया कि हम हर हाल में बाहर निकलेंगे और इसी उम्मीद के साथ 17 दिन निकल गए। सभी ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिए थे और उन्हें तभी ऑन करते थे जब समय देखना होता था। अंदर मोबाइल सिग्नल नहीं था, सिर्फ पाइप के माध्यम से ही संपर्क हो रहा था। विशाल ने सभी फंसे हुए लोगों के लिए दुआएं करने के लिए पूरे देशवासियों का आभार जताया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कंपनी प्रबंधन सहित इस कार्य में जुटे सभी लोगों का दिल से आभार जताया है। विशाल ने बताया कि परिवार के लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि टनल में काम नहीं करना है, इसलिए प्रदेश सरकार से रोजगार दिलाने की गुहार लगाएंगे। उसने कहा, आशा करता हूं कि सरकार कहीं न कहीं रोजगार जरूर उपलब्ध करवाएगी। मां के दर भेंट। दिल्ली के भक्त ने माता चिंतपूर्णी के चरणों में चढ़ाया 31 किलो चांदी का छतर। माता चिंतपूर्णी के दर हर वर्ष अनेक भक्त माता के चरणों में हाजिरी लगवाने आते हैं। श्रद्धालु आए दिन माता के चरणों में
हमेशा अपनी समर्थता के अनुसार अर्पण भी करते रहते हैं, चाहे वह पैसा हो या सोना चांदी। कुछ श्रद्धालुओं ने तो मंदिर ट्रस्ट को गाड़ीपा तक दान में दी है। बुधवार सुबह के समय दिल्ली के एक श्रद्धालु द्वारा माता के चरणों में 31 किलोग्राम का चांदी का छतर चढ़ाया गया। मंदिर प्रशासन की तरफ से मंदिर अधिकारी अजय मंडियाल ने इसकी पुष्टि की। मंदिर अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के एक श्रद्धालु दविंदर भल्ला द्वारा आज यह 31 किलो का छतर मां के चरणों में अर्पित किया गया है, जिसे मंदिर के सिक्योरिटी के पास रखा गया है। छतर को मंदिर के ऊपर स्थापित किया जाएगा। मंदिर प्रशासन हमेशा ऐसे दानी श्रद्धालुओं का स्वागत करता है और उनका धन्यवाद भी करता है, जो इतनी श्रद्धा मां के प्रति रखते हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।